जय हिंद दोस्तों। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है विशाल, जिन्होंने सीजल 2023 में ऑल इंडिया रैंक 74 हासिल किया है और पूरे भारत में अपने नाम का और अपने मेरे भाई जो है परिवार का परचम जो है वो लहराया है। तो ये इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत ही बवाल इंटरव्यू होने वाली है जहां पर हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो स्वागत है विशाल आपका हमारे इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों के काफ़ी सारे सवाल हैं और एक एक सवाल पे हम लोग थोड़ा रैपिड फाइट मतलब चलेंगे, जिनमें उनके एक एक सवालों का जो है बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया जाएगा। तो एक्साइटेड हैं? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक हमारे यहाँ पर इंडियन वॉरियर के नाम से एक स्टूडेंट है और उनके टोटल पहले तो उन्होंने आपको शुभकामनाएं दी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। थैंक यू सर। ठीक है, तो उनके 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर यह है कि व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी एंड अप्रोचेस फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती थी आपकी? सर मैथ्स के लिए तो स्ट्रेटेजी थी कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बस जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स में स्कोर ऐसे ही बढ़ता है। रीजनिंग में सर ऐसा होता था कि रीजनिंग में मॉक टेस्ट लिखता था मैं। मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस मेरे फंस गए, जो मुझे नहीं आते, उसको मैंने सेपरेट कॉपी में लिखा और बस उन्हीं को प्रैक्टिस करता गया। रीजनिंग मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजी थी, वैसे ही इंग्लिश मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजी थी क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से था। तो मेरा सिलेक्शन होने के बाद मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हम कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। तो मैं उनको यही सजेशन देता हूं कि देखिए ग्रामर, वोकैब ये सब तो अपनी जगह पे है, लेकिन उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश को समझना कि जो ऑथर कहना क्या चाह रहा है, कन्वे क्या करना चाह रहा है। जैसे कि हमारे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो वोकैब, ग्रामर के रूल्स आपको टोन नहीं बता सकते। उसके लिए आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के पेपर का नाम ही है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरी तो इंग्लिश ठीक थी, लेकिन मैं जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर टॉपर्स हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं कि आप इंग्लिश पे भी इक्वली उतना ही ध्यान दीजिए, रीडिंग पे, इंग्लिश रीडिंग पे, जितना आप वोकैब और स्टैटिक पार्ट पे देते हैं। ये लोगों की थोड़ी सी गलती हो जाती है, उनको लगता है कि वोकैबुलरी याद कर लिया तो मतलब इंग्लिश कंप्लीट है, लेकिन जो एक मेजर पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का रहता है वहाँ पर थोड़ा हम इग्नोरेबल हो जाते हैं। चलो ठीक है, चल जाएगा, काम चला लेंगे। मुझे लगता है कि ये जो है एक अपने आप में सही माइंडसेट है। यस सर। ठीक है, तो ये तो आपने कहा कि मैथ्स का, इंग्लिश का और अभी तक आपने रीजनिंग का बताया। जीएस अभी भी लेफ्ट है, तो उस बच्चे का जो एक सवाल था कि जो तरीका था वो क्या था, तो जीएस को लेकर तरीका क्या था आपका? सर जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो मैंने कभी भी ये फोकस नहीं रखा कि मैं अपने जीएस 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, ये एनालाइज किया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे स्टैटिक के टॉपिक्स मिल गए, मुझे जो थ्योरी वाली जीएस होते हैं उसके टॉपिक्स मिल गए, जैसे डायनेस्टीज हो गई, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। इनके क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव इन नेचर के होते हैं। तो मैंने लूसेंट पढ़ी है, पर मैंने पूरी लूसेंट नहीं पढ़ी कि हर एक पन्ना, हर एक पेज, हर एक डेट, टाइमलाइन याद कर लियो। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से पढ़े हैं। और मेरा हमेशा का ये मानना है कि एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर। अगर आपने थ्योरी पढ़ी और प्रीवियस ईयर नहीं किया, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। तो आपको प्रीवियस ईयर करते रहना है, टॉपिक करते रहना है। कुछ ये टॉपिक आपको हर जगह एनालिसिस में मिल जाएंगे। तो आप स्टैटिक के करिए। और बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर को मैंने एज पर माई एनालिसिस एक्सपीरियंस मैंने बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंस दी थी। अच्छा। क्योंकि सर मैंने सीजीएल का पेपर दिया था 23 में, उससे पहले सीपीओ का पेपर हुआ, मैंने वो एनालाइज किया। स्टेनो का पेपर हुआ, मैंने वो एनालाइज किया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 23 में जो वो करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं वो 22 की पूछ रहे हैं। तो मुझे बहुत हाईली एक्सपेक्टेशन थी कि ये सीजीएल में भी 22 की पूछेंगे, और उन्होंने पूछी भी 22 की ही थी। क्या हुआ? तो अब ये होता है ना कि कहते हैं 6 महीने की पढ़ लो, 1 साल की पढ़ लो। तो मेरे केस में तो मैंने नहीं पढ़ी, मैंने अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, और मेरे लिए तो वो फ्रूटफुल रहा। तो जीएस में आपका स्कोर क्या था? प्री में कितना था और मेंस में कितना था? सर कितने क्वेश्चन सही किया आपने? सर मेंस में तो 25 में से मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, और प्री के क्वेश्चन सर मुझे अभी याद नहीं है कितने सही थे। याद नहीं है, तो मतलब थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपने स्मार्ट, किया हाँ। कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाँ सर। फालतू की सरदर्दी नहीं लेनी, काम काम की बातें जाननी है। हाँ ठीक है, और उस तरीके से उसको पढ़ना है। बिल्कुल सर। तो स्टैटिक के कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ पर्टिकुलरली कि हाँ ये तो करके जाना ही जाना है, ताकि बच्चे थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर पाए, उनको लगे कि हाँ क्या पता हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको स्टैटिक के 10 ऐसे टॉपिक जो कि बच्चों को करना ही चाहिए? साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मुलेज आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मुलेज, सेम उसी तरह फिजिक्स में फिजिक्स के फॉर्मुलेज भी आपको याद होने चाहिए। और इन्वेंशंस और डिस्कवरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको प्रीवियस में कर लेनी है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये हो गया। मतलब सारे नहीं करने, बट जो पीछे प्रीवियस ईयर, हाँ वो कर लेनी है। उसके बाद आपको फोक डांसेस करने, क्लासिकल डांसेस करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसके प्रीवियस ईयर भी करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि पूछ क्या रहे हैं वो लोग।
उसके बाद सर जो अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं वो करने हैं। फेमस पर्सनालिटीज कह सकते हैं। हाँ, ऑबिचुरीज कह सकते हैं, फेमस पर्सनालिटीज, या बुक्स कह सकते हैं। बुक्स भी आप पढ़ें तो रीसेंट वाली बुक पढ़ें, या बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ें तो रीसेंट वाले, या फिर वो जिनको बहुत ही हाईली एस्टीम्ड और प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रखा है कोई, या जो इंडिया के नोबेल रिसिपिएंट्स हैं वो पढ़ लें आप। और थोड़ा सा साथ में हर साल का जो अवार्ड होते रहता है, फंक्शंस होते रहते हैं, जिसको आप करंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, कि जैसे मानो कि अभी हमारा ऑस्कर अवार्ड हुआ, या फिर उसके अलावा काफ़ी सारे ओलंपिक्स हो रहे होते हैं, पैरा ओलंपिक्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, तो उनमें भी अवार्ड्स मिल रहा होता है, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, तो ये सभी चीज़ें भी हम थोड़ा कवर करके जा सकते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, प्राइज मनी कितनी है, कब स्टार्ट हुआ था एक तरीके से, तो ये भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, बहुत शानदार। एक बच्चे का सवाल है, सर्वेश प्रताप सिंह करके हैं, उनका सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर जीएस एंड विच बुक यू एडवाइज अस इन आवर प्रिपरेशन ऑफ एसएससी 2024, कि सीजीएल या एसएससी 2024 के लिए आप हमें जीएस के लिए कौन सी किताब रेकमेंड करते हैं? सर तो पहले तो मैं बोलता हूँ, अगर आपने बैच लिया है तो आप टीचर से ही पढ़िए, जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप टीचर से ही पढ़िए। उसके अलावा कुछ लूसेंट है जैसे, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, आप उसको करिए, लेकिन वही बात है सर, आपको सिर्फ सेलेक्टिव रीडिंग करनी है लूसेंट से। ठीक है। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर लगाइए, उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई सी भी ले सकते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए, बस ये बहुत है, इतनी बुक्स। ज़्यादा आपको अपने रिसोर्सेज को वास्ट नहीं रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। एक सवाल है, मोहम्मद आसिफ हसन करके हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आई ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर फॉर सीजीएल एंड अदर एसएससी एग्जाम्स, सो आई वांट टू नो व्हाट इज द मिनिमम टाइम और आवर दैट वी विल हैव टू बी गिवन टू पास द 2024 एग्जाम। कितना समय देना चाहिए? सब मेरा तो ये मानना है कि हफ्ते में 6 दिन, दिन में 6 घंटे, और ये 6 महीने तक कर लीजिए आप। आपका 6 का रेशियो लेके चलिए आप। दिन के 6 घंटे, हफ्ते के 6 दिन, और साल के 6 महीने आप पढ़ लेंगे तो आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां आप सिलेक्शन के जस्ट पास में होंगे। क्या बात। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है और सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब 6-6-6 का रेशियो आपको फॉलो करना है। क्या बात। देखिए, आपने क्लासेस ली हुई हैं, तो एक इनका सवाल है, जतिन करके हैं, कि कांग्रेट्स भैया, मैं मैथ्स चैंपियन 7.2 बैच में एनरोल हूँ, और एज माई क्वेश्चन इज कि मैथ्स कंप्लीट करने के बाद बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है, और क्या क्लासरूम शीट प्रैक्टिस लगाने के बाद भी हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है? ठीक है, एंड व्हाट अबाउट जीके एंड जीएस, मतलब ऐसे करके इनका है। तो सर, एक तो कोई बच्चा अगर 100% शीट लगा लेगा तो बस वो एनफ है, वो मोर देन एनफ बोलूँगा मैं तो उसको। इसके अलावा एक बच्चे का यहाँ पे सवाल है कि आपने मैथ्स की तैयारी कैसी की और हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, पूरा बिगनिंग से बताइए। सर तो स्टार्टिंग में तो मैंने अपने फाउंडेशन डेवलप कर लिए थे खुद से, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये एनफ नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो उसके बाद मैंने फिर आपकी वीडियोस देखी थी, जो आपकी जितनी भी मैराथन वीडियोस है ना, टॉप 60 डेज 60 मैराथन वाली, वो मैं सारी कंप्लीट कर ली, सारे नोट्स बना लिए। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब थ्योरी पार्ट मेरा हो चुका है, फिर सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी थी। फिर मैंने जैसे बताया, मैंने एक कॉपी बना रखी थी, उसके स्टार्टिंग में मैंने वो फॉर्मूले लिख लिए थे जो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं फंस सकता हूँ, लेकिन उसमें सारे फॉर्मूले नहीं लिखे थे मैंने, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी थी। तो मुझे ये था कि मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करनी चीज़ें, मैं सिर्फ वही चीज़ लिखता हूँ जो मैं आगे भूल सकता हूँ, जिसमें मुझे लगता है डर कि ये मुझे एग्जाम टाइम में परेशान कर सकती है। और फिर मैं मॉक टेस्ट देता गया, जो भी क्वेश्चन मेरे से फंस रहा था जहाँ भी, मैंने उसको लिख लिया कॉपी में, और नहीं तो मैंने वो कॉपी को एग्जाम से पहले 5 से 6 बार पढ़ लिया था। और कुछ क्वेश्चन जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, वो जब भी आते हैं हमें लगता है कि यार बस पता नहीं क्या ही हो गया, भूल ही गए अब तो। वो कम से कम मैंने 20 से 25 बार पढ़ लिए थे कि क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ये तरीका लगाना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ये तरीका लगाना है। तो मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया था। इंस्टॉलमेंट से मुझे याद आया कि सीजीएल 2022 के शायद ऑल इंडिया रैंक 2 भी थे, उन्होंने कहा था कि सर ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की वीडियो हमने आपकी देखी थी। देखो, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। यहाँ पे कई ऐसे टॉपिक होते हैं ना जहाँ पर आप लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि यार अगर ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ी दिक्कत है, तो अपने तरीके बना लिए, सीख लिया, वीडियो से टाइप जान ली। मैं भी पढ़ाते वक्त इन्हीं बातों का ध्यान देते रहता हूँ कि मुझे भी पता है। जैसे आप अगर बात करोगे, कई बार प्रोबेबिलिटी के कई ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पर फिक्स है, अगर मानो कि विथ रिपीटेड, नॉन रिपीटेड ऐसे करके हो गया, सॉरी रिप्लेसमेंट, नॉन रिप्लेसमेंट करके हो गया। तो कई ऐसे टाइप होते हैं जहाँ पर या तो तुम रट लो, कई ऐसे टाइप होते हैं जहाँ पर समझ लो और फिक्स पैटर्न बने हुए उनको आप याद करके बैठ जाओ।
ताकि पेपर में ज़्यादा दिमाग उतनी लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अलजेब्रा के कुछ टाइप हो गए। अब जैसे एक वो पैटर्न है a+1/a बराबर 1, b+1/b बराबर 1, तो c+1/c बराबर 1 याद रखना, उसी को इस बार बदल के क्वेश्चन में दे दिया। तो कुछ टाइप आपको अपने बना के रखने पड़ेंगे। दूसरी बात जिन्होंने अच्छी बात कही वही कही कि मैंने अपने नोट्स बनाए। तो देखो मैथ्स में इन्होंने पूरे नोट्स नहीं बनाए, एक एक चैप्टर की नोट्स नहीं बनाई। बच्चे पूछते हैं कि क्या तैयारी करते हो, पूरे नोट्स बनानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि आपको उतना टाइम देने की आवश्यकता है। जो ओवरऑल जिस्ट है आप उसको कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला बुक इनके पास था, कुछ बातें इन्होंने और पढ़ी, मॉक टेस्ट में इनको और जानकारी मिली, वो इन्होंने पूरा का पूरा लिखा और एक अपना वेल पेपर जो है वो जिस्ट तैयार कर लिया। क्योंकि लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लगता है जब मैं भी पर्टिकुलरली पेपर देने जाता था तो डीटीसी बस में हूँ मैं, ऐसे वो पाइप पकड़ लिया मैंने और अपने वो शीट्स ले लिए और बस उनको रिवाइज किए जा रहा हूँ, मतलब लास्ट टाइम में भी। क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में आपके पास कुछ ऐसा हो जिसको मल्टीपल रिवाइज करके आप जाओ और जिसपे कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो। बिल्कुल सर। चलो बहुत शानदार। तो एक बच्चे का सवाल है कि सर रिविजन कैसे करें। मुझे लगता है कि नया चैप्टर पढ़ता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है और पुराना चैप्टर पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, और ये फ्रिकिन करके कोई हैं उनका ये सवाल है। तो रिविजन करने का सही तरीका क्या है? सर मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे था तो मैं जैसे आज रात मैंने कोई सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो अगले सुबह उठते ही सबसे पहले मैं रिवाइज कर लेता था। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है तो रिवीजन में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगेंगे, और वो मुझे लगता है इन्वेस्ट करनी चाहिए हमें। क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स जो हमने नहीं पढ़े वो हमें ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसा कि इन्होंने भी कहा। लेकिन वो ये ना कि सर रिविजन करेंगे हम तभी एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी। तो नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम सिर्फ 15-20 मिनट दे दें अपने रिवीजन में तो हम ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। मतलब रिवीजन करने के लिए तुम्हें 4-5 दिन लेके सिर्फ रिवीजन नहीं करना, लेकिन ये है कि जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो या फिर मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करो तो पिछला एक बार पढ़ के बढ़ो। ठीक है, ये आप लास्ट डे का पढ़ लो, ना कि पूरे महीने का लेके बैठ। या तो फिर आप मंडे से सैटरडे तक पढ़ सकते हैं, संडे को सिर्फ रिवीजन डे रखिए। पूरे हफ्ते का रिवीजन संडे को करना है आपको। ठीक है।